नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं आपका अनूप और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हॉरर कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिनका नाम प्रमोद है। तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं प्रमोद जी के नजरिए से। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता हूं। जिला है होशियारपुर। पेशे से मैं ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 15 साल से सड़कों पर ही जिंदगी काट रहा हूं। कह सकते हैं कि जिंदगी ने हर रंग दिखाया है, कुछ खट्टे, कुछ मीठे और कुछ ऐसे भी जिनकी याद भर से रूह कांप जाती है। बचपन से ही हालातों से जूझा हूं, लेकिन डर का असली मतलब मुझे तब समझ आया जब एक रात एक वीरान रास्ते पर मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जिसकी सच्चाई आज भी मेरे लिए किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं। कई बार लोगों से सुना था कि रातों में हाईवे पर जो दिखाई देता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। कोई साया चुपचाप पीछा करता है तो कभी अंधेरे में कोई आंखें घूरती हैं। मैं हंसकर टाल देता था, लगता था लोगों की बनाई हुई बातें हैं। लेकिन एक बार जो खुद पर बीतती है तब यकीन करना ही पड़ता है। आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये मेरी हकीकत है, मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जिसे चाहकर भी भुला नहीं पाया। एक ऐसा हादसा जिसने मेरी सोच को, मेरे यकीन को और मेरी हिम्मत को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये बात तब की है जब मैं लुधियाना की एक फर्नीचर फैक्ट्री में ट्रक चलाया करता था। तब मेरे पास खुद का ट्रक नहीं था। जहां से काम मिलता वहीं से गाड़ी उठाकर सफर पर निकल पड़ता। फैक्ट्री का मालिक थोड़ा सख्त मिजाज था, पर काम में कोई कोताही नहीं करता था। एक दिन उसने मुझे बुलाया और बोला, प्रमोद, कोलकाता में गवर्नमेंट हॉस्टल का नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। पूरा फर्नीचर वहां भेजना है। बड़ा काम है, रास्ते में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने फौरन हामी भर दी। वैसे भी लंबे रूट्स मुझे हमेशा पसंद आए हैं। लंबा सफर हो तो हर पड़ाव खुद एक कहानी बन जाता है। उसी शाम मैंने अभय को कॉल किया। मेरा खलासी मगर असल में छोटे भाई जैसा है। पिछले 3 सालों से मेरे साथ है। थोड़ा शरारती है, बोलने में सीधा सपाट, मगर दिल का एकदम साफ इंसान। शाम करीब 4 बजे हम फैक्ट्री पहुंचे। मजदूर भारी लकड़ी का फर्नीचर ट्रक में लोड कर रहे थे। बेड, कुर्सियां, अलमारियां और ना जाने क्या क्या। गर्मी अपने चरम पर थी, मगर मैं ट्रक के पास बैठकर खाना खा रहा था और अभय ट्रक के अंदर लोडिंग सही से जमा रहा था। उस दिन सब कुछ सामान्य था। वही गर्मी की तपिश, वही उड़ती धूल, ट्रक की पुरानी आवाजें और सफर की जाने पहचाने सी बेचैनी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी घबराहट थी, जैसे कोई अनदेखा डर सांसों में समा गया हो। रात 8 बजे तक गाड़ी पूरी तरह से लोड हो चुकी थी। मालिक ने सारे जरूरी कागज, बिल, चालान और लिस्ट मेरे हवाले कर दिए। हमने पानी की बोतलें, टॉर्च और एक्स्ट्रा डीजल वगैरह भी चेक कर लिया। फिर मैंने अभय को आवाज दी और हम ट्रक लेकर रवाना हो गए। धीरे धीरे मैंने ट्रक फैक्ट्री से बाहर निकाला। लुधियाना की सड़कों पर गर्म हवा बह रही थी और अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था। शहर की हलचल पीछे छूट गई और हम हाईवे पर आ गए। आगे सिर्फ रात का सन्नाटा था। सड़क की लंबाई थी और इंजन की वो भारी घरघराहट। खिड़की से अभय झांकते हुए बोला, प्रमोद भैया, आज मौसम कुछ अजीब सा लग रहा है। हवा में कुछ उलझन सी है, समझ पा रहे हो? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, तू तो हर बार कुछ ना कुछ अजीब बात करता है। ज्यादा मत सोच, बस संभल के बैठा रह। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है आज का सफर कुछ खास होगा। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन सच कहूं तो मेरे दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी घुस आई थी। करीब 2 घंटे बाद हमने एक सुनसान ढाबे पर चाय के लिए ठहराव किया। वहां एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा कुछ बना रहा था। उसने बिना कुछ कहे चाय परोसी और हमारी तरफ एक अजीब सी नजर डाली। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे कोई पुराना डर या कोई गुप्त राज छुपा हो। अभय ने उससे पूछा, बाबा, क्या यहां से कोलकाता की सड़क सीधी जाती है? बूढ़े ने केवल चाय के कप की तरफ इशारा किया और धीमे स्वर में बोला, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहना, बीच में मोड़ मत लेना। अभय मेरी ओर देखा और धीरे बोला, इसका मतलब क्या हो सकता है? मैंने चुपचाप चाय पी, पैसे दिए और फिर ट्रक स्टार्ट कर दिया। रात जैसे जैसे गहरा रही थी, सड़क और भी सुनसान होती जा रही थी।
दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, केवल जंगल के पेड़, सड़क की पतली रेखा और हमारी ट्रक की पीली रोशनी। लगभग आधी रात के आसपास हमारे सामने एक औरत दिखी। वह सफेद साड़ी में थी, सिर पर लकड़ी का गट्ठर था और हाथ में कोई चमकती हुई चीज थी, शायद दरांती। मैंने अचानक ब्रेक मारा। अभय भी हड़बड़ा गया। ट्रक ठिठक गया और वह औरत बिना एक शब्द बोले हमारे सामने खड़ी रही। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकालकर पूछा, माई, आगे कोई गांव या स्कूल है क्या? उसने हाथ से एक दिशा की ओर इशारा किया और फिर चुपचाप वहां से चल दी। अभय बोला, प्रमोद भैया, वो औरत भी अजीब थी, उसकी आंखें देखी आपने? मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और कहा, मत सोच, देर हो रही है, बस माल पहुंचाना है और वापस निकलना है। लेकिन मेरे अंदर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। हम उस औरत द्वारा दिखाए गए रास्ते पर मुड़ गए। कुछ किलोमीटर बाद एक बड़ी टूटी फूटी बिल्डिंग सामने आई, अंधेरे में डूबी हुई, ऊपर से पेड़ों की टहनियों से ढकी हुई। वहां ना कोई रोशनी थी, न कोई इंसान, सिर्फ खामोशी। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतर आया। मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस भवन की तरफ देखा जो ऐसे खड़ा था जैसे किसी लावारिस की लाश हो, शांत, बेजान और खौफनाक। दीवारों पर जगह जगह सीलन थी, कई खिड़कियों के शीशे टूटे थे और जिनमें शीशे बचे थे वे धूल और जाले से भरे हुए थे। ऊपर की मंजिल पर एक दरवाजा हवा में झूल रहा था, बार बार टकराकर एक कर्कश आवाज पैदा कर रहा था। अभय मेरे पीछे पीछे चल रहा था, पर उसकी चाल में जो मस्ती आमतौर पर होती थी वह कहीं खो गई थी। उसकी सांसें तेज थीं और हर कुछ कदम पर वह पीछे मुड़कर देख रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भैया, डर तो नहीं लग रहा? अभय ने धीरे से कहा, भैया, यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर यह स्कूल है तो इतना सुनसान क्यों है? यहां तो काम काज होना चाहिए, मजदूर, गार्ड या रोशनी कुछ तो होनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर अंदर से गला बैठ गया था। उस औरत के इशारे वाले रास्ते से हम आए थे और वो सीधे यहीं खत्म हो रहा था। पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं था, बस आगे ही बढ़ना था। हम दोनों गेट के पास पहुंचे। भारी लोहे का गेट आधा खुला था और दोनों तरफ कांटेदार बेलें उगाई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर इस स्कूल को बाकी दुनिया से काट दिया हो। मैंने गेट को थोड़ा और धकेला, कर्कश आवाज हुई और गेट पूरी तरह खुल गया। हम चुपचाप अंदर दाखिल हुए। अंदर जमीन पर सूखे पत्ते, पुराने कपड़े और प्लास्टिक के खाली डिब्बे बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां बरसों से कोई नहीं आया। लेकिन हमारे पास वापस लौटने का विकल्प नहीं था। ऑर्डर पूरा करना था, माल उतारना था। स्कूल के आंगन में ट्रक घुसाया और इंजन बंद कर दिया। अभय नीचे उतरकर बोला, भैया, हम यहीं रात गुजार देते हैं, सुबह सामान उतारेंगे। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, तुझे ठीक लगता है तो मैं लोकेशन देख लेता हूं। मोबाइल निकाला पर नेटवर्क एकदम गायब था। यहां सिग्नल भी नहीं है, मैंने अभय से कहा। वो बोला, कोलकाता से बस कुछ किलोमीटर दूर हैं हम, और नेटवर्क नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। इतना कहकर वो ट्रक के पीछे से बोरी निकालने लगा ताकि आराम से बैठ सकें। मैं वहीं ट्रक के सामने बैठ गया, ठंडी हवा में थकान उतारते हुए। रात गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और कहीं कहीं बिल्डिंग की लकड़ी के छटकने की आवाज। तभी अचानक मेरे कानों में कहीं से बहुत धीमी लेकिन डरावनी हंसी गूंजने लगी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी, उसमें मासूमियत नहीं थी, बस एक अजीब सी घुटन और रहस्य था, जैसे कोई बच्चा बंद कमरे में दबे छिपे हंस रहा हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च फिर जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मैं उठा और ट्रक के पीछे गया। अभय, क्या तुझे वो आवाज सुनाई दी? वह बोरी खोलते हुए बोला। कौन सी आवाज? वो हंसी जैसी आवाज, मैंने कहा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भैया, यहां से चलो ना, माल कल सुबह दे देंगे। मैंने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और केबिन में वापस बैठ गया। लगभग आधा घंटा बीत गया। अभय मेरी बगल में था, पर उसकी आंखें खुली थीं। नींद का नामो निशान नहीं था। फिर करीब 1 बजे रात को अचानक ट्रक खुद ब खुद हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज पीछे चढ़ रही हो। हम दोनों सन्न रह गए, सांस थामे बैठे। फिर छत पर किसी के कदमों की आवाज आई, बहुत हल्के कदम, पर आवाज सीधे हमारे केबिन की छत के ऊपर से आ रही थी। अभय मेरी ओर झुककर फुसफुसाया, भैया, कोई ऊपर है। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, हथेलियां भीग रही थीं। अचानक कुछ ट्रक के विंडशील्ड पर गिरा, जैसे कोई भारी वस्तु गिरी हो। हमने झटके से देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था।
अभय घबराकर बुदबुदाया, हे भगवान, कुछ मत होना। मैंने धीरे से ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। अभय ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा, देखना पड़ेगा। मोबाइल की टॉर्च जलाकर मैं ट्रक के सामने खड़ा था। तभी टॉर्च की रोशनी में स्कूल की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल की खिड़की पर एक चेहरा नजर आया। सिर्फ चेहरा, छोटा पीला सा, बाल बिखरे हुए और आंखें काले गहरे गड्ढे जैसे। उस चेहरे पर एक अजीब सी हंसी भी थी। वो कोई बच्ची थी और जैसे ही मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो चकाचौंध में पल भर में गायब हो गई। मैं वहीं अटक गया, कुछ बोल नहीं पाया। अभय ट्रक से बाहर निकला। भैया, क्या देखा? मैंने बस उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अभय, लगता है हम कहीं गलत पहुंच गए हैं। वो मेरी बात सुनकर चुप रहा। हमने ट्रक का दरवाजा बंद किया, खुद को अंदर कैद कर लिया और रात भर आंखें खुली रहीं। और हाँ, एक बात और, रात ढलने से पहले, सुबह होने से ठीक पहले, फिर से उस लड़की की हंसी हमारे पास सुनाई दी थी। इस बार वो आवाज हमारे ट्रक के बहुत करीब से आई थी। सुबह के लगभग 4 बजे थे। ट्रक के अंदर बैठे बैठे हमारी आंखें खुली थीं, पर दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। बाहर अभी भी गहरा अंधेरा था, लेकिन पूरब की तरफ आसमान हल्का नीला होने लगा था। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया ताकि ताजी हवा अंदर आ सके, पर हवा में भी कोई सुकून नहीं था। जैसे ठंडी हवा नहीं, ठंडी मौत की आहट हो। अभय एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। उसकी नजरें ट्रक के डैशबोर्ड पर टिक गई थीं, जैसे कोई हलचल करने से अंदर कुछ टूट जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, अभय, अब सुबह होने वाली है। जैसे ही रोशनी फैलेगी हम ट्रक घुमा के निकलेंगे, माल बाद में देखेंगे। वो धीरे सिर हिलाकर बोला, भैया, जो वो लड़की थी ना, उसकी आंखें, मैं आज तक किसी बच्चे की वैसी आंखें नहीं देखी। खाली, जैसे सब कुछ उसके अंदर से निकल गया हो। मैंने उसका कंधा ठपठपाया। जो देखा वो सच भी हो या ना हो, शायद कोई वहम हो, कोई परछाई। वो बीच में ही बोला, वहम? तो जो रात भर ट्रक हिलता रहा, छत पर कोई चलता रहा, कांच पर कुछ गिरा, वो सब भी वहम था? मैं कुछ कह ना सका। सच कहूं तो खुद से झूठ बोलना भी मुश्किल था। इसी बीच ट्रक के आगे कुछ हलचल हुई, जैसे कोई वहां से गुजर रहा हो। मैंने तुरंत मोबाइल उठाकर टॉर्च ऑन किया और शीशे से बाहर झांक कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। फिर एक आवाज आई, खर्र खर्र, जैसे कोई सूखी जमीन पर कुछ घसीट रहा हो, और वो आवाज सीधे स्कूल की बिल्डिंग की तरफ से आ रही थी। मैंने टॉर्च उस दिशा में फैलाई। टूटी फूटी सीढ़ियों के पास एक हल्का साया दिखा। कोई धीरे धीरे चल रहा था। उसकी चाल टेढ़ी थी, जैसे एक पैर छोटा हो या घिसटते हुए चल रहा हो। मैंने अभय को इशारा किया। वो बिना कुछ कहे ट्रक से नीचे उतर आया। हम दोनों धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। सड़क पर एक पत्ता भी गिरता तो लगता जैसे जमीन हिल जाएगी। जब हम गेट के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ सूखी जमीन पर ताजा खरोंच के निशान थे, जैसे कोई भारी चीज घसीट कर गया हो। मैंने कहा, शायद कोई जानवर होगा। पर फिर हमें एक और चीज दिखी। स्कूल की दीवार पर जहां सीलन और काई लगी थी, वहां ताजा लाल रंग में कुछ लिखा था, तुमने देख लिया, अब बच पाना मुमकिन नहीं। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। अभय पीछे हट गया। ये किसने लिखा और किसके लिए? मैंने मोबाइल उठाकर फिर से रोशनी की कि वो लिखा साफ दिखे। ऐसा लगता था जैसे किसी नाखून या धारदार चीज से खरोंच कर लिखा गया हो। हम दोनों बिना बोले ट्रक की तरफ दौड़े। ट्रक के अंदर पहुंचते ही अभय ने अपने बैग से नीले कपड़े में लिपटा हुआ कुछ निकाला। एक ताबीज, जो उसकी मां ने उसे गांव से जाते वक्त दिया था। वो बोला, मां कहती थी जब जरूरत पड़े तो इसे खोलना। लगता है आज वही वक्त है। मैंने पूछा, क्या है उसमें? उसने ताबीज खोला। अंदर एक कागज था जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था, एक मंत्र, और नीचे नाम था, बाबा नाथ जी का आशीर्वाद। मैंने पढ़ने की कोशिश की पर समझ नहीं आया। लेकिन अभय बोला, मैं रोज इसे पढ़ता था, पर अब जोर से पढ़ना होगा ताकि जो भी है पीछे हट जाए। ट्रक के केबिन में बैठा अभय जोर जोर से उस ताबीज के मंत्र पढ़ने लगा। शुरुआत में उसकी आवाज धीमी धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसकी आवाज में एक अनजानी ताकत भर गई। तभी अचानक स्कूल की इमारत से तेज चीखें गूंजने लगीं। एक नहीं, दो नहीं, कई आवाजें, जैसे कोई कह रहा हो, रुक जा, मत पढ़। हम दोनों चुप नहीं रहे।
अभय मंत्र पढ़ता रहा और मैं ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा। इंजन ने 2 बार खड़खड़ाया, तीसरी बार धक्का मारकर चल पड़ा। मैंने बिना देर किए ट्रक मोड़ा और धीरे धीरे स्कूल से दूर होने लगा। बाहर अब हल्का उजाला था, पर माहौल वैसा ही भारी और डरावना था। ट्रक की हेडलाइट्स में अब साफ दिखने लगा था। स्कूल की दूसरी मंजिल की खिड़की में वही बच्ची खड़ी थी और उसके पीछे एक और साया था, एक औरत, सिर पर घूंघट, हाथ में चमचमाती दरांती लिए हुए। हेडलाइट की रोशनी स्कूल की टूटी फूटी दीवारों पर पड़ रही थी। खिड़की में वो छोटी लड़की दिख रही थी, उलझे बाल, खाली आंखें और डरावनी मुस्कान। और उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबा कद, सिर पर सफेद साड़ी का लाल किनारा वाला घूंघट, हाथ में वह वही दरांती जैसे गांव की महिलाएं लकड़ियां काटने जाती हैं। लेकिन उस औरत में कुछ अलग था। उसकी मौजूदगी से हवा भारी हो गई थी। अभय एकदम ठिठक गया। मैंने ब्रेक दबाया, पर खुद को संभाला। नहीं, अब रुकना नहीं। मैंने फिर एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक मोड़ दिया। जैसे ही हेडलाइट का फोकस उस खिड़की से हटा, दोनों परछाइयां अंधेरे में समा गईं। हम स्कूल से दूर एक कच्चे रास्ते की तरफ बढ़े। रास्ता उबड़ खाबड़ था, जैसे खेत के बीच से गुजर रहे हों। अभय चुप था, उसकी निगाहें झुकी हुई थीं, हाथ में ताबीज और मंत्र बुदबुदा रहा था। करीब 10 मिनट बाद जब हमें यकीन हुआ कि स्कूल अब दूर छूट गया है, तो मैंने ट्रक रोक दिया, ट्रक बंद किया। बाहर का सन्नाटा बना था, लेकिन अब डर के साथ गुस्सा भी था। मैंने अभय से पूछा, भैया बताओ, जो देखा वो क्या था? वो औरत कौन थी? अभय ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं, डर और गुस्से की आग उसमें जल रही थी। उसने कहा, भैया याद है वो औरत जो रास्ते में मिली थी, बिना बोले इशारा किया था? मैंने हाँ कहा। हाँ, सिर पर लकड़ी का बंडल था। अभय बोला, वो वही थी, वही घूंघट, वही दरांती, पर तब जिंदा लग रही थी। अब जो देखा वो कुछ और ही था। मैंने कहा, शायद उसकी आत्मा हो या कुछ और। अभय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लगता है ये जगह किसी पुरानी कहानी से जुड़ी है, कुछ ऐसा जो लोग भूल गए, पर यह जगह नहीं भूली। मैंने कहा, अब हम निकल आए हैं, फिर क्यों वापस जाएं? अभय बोला, भैया जब तक सच नहीं पता चलेगा, हम कहीं चैन से नहीं रह सकते। उस औरत का साया अभी भी हमारे पीछे है। मैंने हंसते हुए कहा, तुम तो ज्यादा फिल्में देखते हो अभय। वो चुप रहा, लेकिन हम दोनों जानते थे कि ये कोई कहानी नहीं, हकीकत थी। हमने फैसला किया कि सीधे लौटेंगे नहीं, बल्कि किसी गांव या ढाबे पर रुककर सच पता करेंगे। कुछ किलोमीटर बाद एक चाय की दुकान दिखी। सूरज आधा उग चुका था। बूढ़े दुकानदार ने हमारी हालत देख ली थी, पर चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे सब समझता हो। हमने पूछा, बाबा क्या यहाँ पास जंगल की तरफ कोई पुराना स्कूल है? बूढ़ा चुप रहा। अभय ने फिर पूछा, वो स्कूल जहां कोई नहीं रहता, फिर भी कभी कभी बच्चे और औरतें दिखती हैं? बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, तुम लोग उधर गए थे? मैंने हाँ कहा। वो बोला, तुम जिंदा लौटे हो, ये बड़ी बात है। अभय ने पूछा, क्यों, वहां कौन है? बूढ़ा चाय के कप साफ करते हुए बोला, कई साल पहले उस स्कूल में एक नन्ही लड़की पढ़ती थी। गांव के स्कूल मास्टर ने उसके साथ जो किया, उसे बताना मुश्किल है। लड़की की लाश स्कूल की ऊपरी मंजिल पर मिली थी और उसी दिन उसकी मां ने उसी दरांती से उस मास्टर का गला काटकर स्कूल में फांसी लगा ली। अभय का चेहरा पीला पड़ गया था। मेरी हथेलियां भी पसीने से तरबतर हो गई थीं। बूढ़ा बोला, वो औरत आज भी दिखती है। अब उसके सिर पर लकड़ी का गट्ठर नहीं, दरांती होती है और नीयत में बस खून की प्यास होती है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, और वो बच्ची? बूढ़ा धीरे से बोला, वो कभी खेल के बहाने किसी को बुलाती है, कभी हंसती है, लेकिन असल में दोनों मिलकर शिकार करती हैं। जो एक बार दिखाई दे जाता है वो वापस नहीं आता। अभय मेरी तरफ देखा। मैंने चुपचाप ट्रक स्टार्ट किया। हम उस रास्ते से अब बहुत दूर निकल चुके थे, मगर उस स्कूल की खिड़की से लटकी वो 2 परछाइयां जैसे अभी भी हमारे पीछे जुड़ी थीं। उस सुबह के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हम भले ही ट्रक लेकर उस जगह से दूर चले आए थे, लेकिन अंदर से एक अजीब बेचैनी सताती रही, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारी गर्दन पर अब भी पिंजरा बना रहा हो। बूढ़े की बात बार बार कानों में गूंजती रही, तुम जिंदा लौट आए, ये बड़ी बात है। किस्मत से ट्रक सुरक्षित था और हम भी। पर अभय की आंखें अब भी लाल थीं। चाय की दुकान छोड़ने के बाद वह बिना बोले ट्रक की सीट पर बैठ गया था। ताबीज अब भी उसके हाथ में था।
लेकिन लटकाने की जगह उसने उसे कसकर मुट्ठी में दबा रखा था, जैसे कोई आखिरी आस हो। करीब 1 घंटा चलने के बाद हमें बड़ा हाईवे मिल गया। जैसे मन को बड़ी राहत मिली। उस जंगल जैसी कच्ची सड़क से दूर आकर अब हम इंसानों की दुनिया में लौट आए थे। बड़े बड़े ट्रक, गाड़ियां, ढाबे, आवाजें, मोबाइल में सिग्नल, सब फिर से सामान्य लगने लगा था। पर जो चीजें बाहर से सामान्य लगती थीं, अंदर से वैसी नहीं थीं। हमने तय किया कि आज कहीं शहर में रुकेंगे, आराम करेंगे और फिर अगली सुबह कोलकाता के लिए रवाना होंगे। हुगली के पास एक ट्रकर्स लॉज मिला। पुरानी सी इमारत, पर बिस्तर ठीक ठाक और शौचालय काम का। ट्रक बाहर खड़ा किया, बैग लिए और ऊपर कमरे में चले गए। अभय अब भी चुप था। पहली बार मैं उससे डरने लगा था। वो अभय जो हमेशा बातें करता था, जो हर बात पर उल्टा सीधा बोलता था, अब सिर्फ खामोशी ओढ़े बैठा था। रात को खाना खाकर दोनों जल्दी सो गए, लेकिन नींद वो कहीं दूर चली गई थी। करीब 1:30 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में पंखा धीमी गति से घूम रहा था। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। अभय मेरी बगल वाले बिस्तर पर था, लेकिन जाग रहा था। उसकी नजरें छत की तरफ थीं और होंठ से कोई आवाज नहीं, बस धीमा कांपना था, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। मैं उठकर उसके पास गया। भैया, मैंने धीरे से कहा। वो नहीं हिला। मैंने उसका कंधा हिलाया। भैया क्या हुआ, ठीक तो हो? और तभी वो अचानक झटके से जागा। आंखें फैलाकर जोर से चिल्लाया, हट जा, मत काट, मत काट। मैं एक कदम पीछे हट गया। वो हाँफ रहा था, पूरे शरीर से पसीना टपक रहा था। मैंने पास जाकर उसे पानी दिया। वो कांपते हाथों से गिलास पकड़ा, 2-3 घूंट लिए, धीरे धीरे संभला। मैंने पूछा, क्या देखा, क्या हुआ था? अभय ने आंखें पोंछते हुए कहा, मैं वहीं था, उसी स्कूल में। वही लड़की खड़ी थी और पीछे वो औरत। उसका ठंडा गीला सड़ा हुआ हाथ मेरे कंधे पर था। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे अभी अभी दौड़कर आया हूं। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। वो बोला, उसने कहा, तू क्यों भागा? अपने भैया को वापस ले आ, उसे तो वही स्कूल पसंद है ना। मुझे लगा ये सब उसका भ्रम होगा, लेकिन उसने कहा, भैया, वो लड़की मेरी नींदों में आने लगी है। जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं, वो वहां खड़ी होती है, मुस्कुराती है, पर उसकी आंखें खून से लथपथ होती हैं। मैं चुप रहा। अब डर सिर्फ जगहों तक सीमित नहीं रहा था, सपनों में भी घुस गया था। सुबह हमने तय किया कि काम खत्म करके तुरंत आगे बढ़ेंगे, गांव लौटेंगे। बस कोलकाता पहुंचकर माल उतारना है और निकल जाना है। लेकिन जब मैं ट्रक के पास पहुंचा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक की सफेद बॉडी पर, जहां रात को कुछ भी नहीं था, अब गहरे खरोंच के निशान थे। लाल निशान, जैसे किसी ने उंगलियों से खून से कुछ लिखा हो। वापस आ, अभय ने भी देखा। वो अब भी खामोश था, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। हमने कुछ नहीं कहा। ट्रक स्टार्ट किया और सीधे कोलकाता की ओर चल दिए। पर वो निशान अभी भी थे, साफ, गहरे, ताजगी से भरे, जैसे कह रहे हों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कोलकाता अब 2-2.5 घंटे दूर था। रास्ता साफ था। ट्रक तेजी से भाग रहा था, पर केबिन के अंदर सन्नाटा था। ना रेडियो चला, ना कोई बात हुई। सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और बीच बीच में टायर के नीचे से गुजरते स्पीड ब्रेकर की आवाज। अभय पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा पीला सा था, जैसे किसी ने उसकी रूह से आधा हिस्सा निकाल लिया हो। वो चुपचाप खिड़की से बाहर देखता जा रहा था, पर उसकी नजरें खाली थीं, कुछ भी पकड़ नहीं पा रही थीं। मैं कई बार कुछ बोलना चाहता, पर रुक जाता, क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जिन पर बोलने से डर और बढ़ जाता है। करीब 9:30 बजे जब हम एक ब्रिज के पास से गुजर रहे थे, तो अभय ने अचानक कहा, भैया जरा ट्रक रोको। मैं अचानक ब्रेक मारकर रुक गया। क्या हुआ अभय, तेरी तबीयत ठीक तो है ना? अभय धीरे धीरे बोला, भैया 1 मिनट, सांस नहीं आ रही है। वो ट्रक से उतरकर ब्रिज के किनारे बैठ गया। मैं भी उसके पास गया। हवा तेज थी, पर उस हवा में कोई ठंडक नहीं थी। ऐसी हवा थी जो जिंदा नहीं लग रही थी, बस बह रही थी जैसे कोई मरा हुआ शरीर लुढ़क रहा हो। अभय ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। भैया, लगता है वो लड़की मेरे अंदर उतर आई है। मेरे पैर वहीं जैसे जम गए। क्या कह रहा है तू? कांपती आवाज में बोला, भैया कल रात जो सपना देखा था ना, वो बस सपना नहीं था। उसने मुझसे कुछ मांगा था। कहा था कि अगर तुम मुझे वापस नहीं लाएगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मैंने गले से लार निगली, अरे अभय, तू पागल हो गया है।
फिर उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लड़की मुस्कुराती थी। मैंने उसका कंधा पकड़ा और जोर से हिलाया। अभय, होश में आ, तू मेरा साथी है। हम दोनों इस ट्रक में जैसे मौत को लेकर चलते हैं, वैसे ही उसे छोड़ भी सकते हैं। अभय ने हंसते हुए फिर अचानक रोना शुरू कर दिया। भैया, अब कोई भी मुझे छोड़ा नहीं सकता। और तभी ट्रक की छत पर तेज आवाज हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ट्रक हिल रहा था। हम दोनों तुरंत ट्रक के पास भागे। खिड़की के शीशे पर कुछ गंदे पानी से लिखा हुआ था, तू नहीं आएगा तो मैं आ जाऊंगी। अभय कांप गया। मैंने झट से दरवाजा खोला और अंदर झांका। कोई नजर नहीं आया, लेकिन जहां अभय बैठा करता था वहां से पानी टपक रहा था, जैसे कोई अभी अभी भीगे बालों से सिर टिकाकर बैठा हो। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया। अभय बच्चे की तरह सीट पर सिकुड़ गया। उसकी सांसें तेज थीं। मैंने कहा, हम कोलकाता पहुंचने तक रुकेंगे नहीं, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन रास्ता अब साथ छोड़ने लगा था। जीपीएस काम नहीं कर रहा था, मोबाइल नेटवर्क गायब था, सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने एक बार पीछे देखा और जो देखा, मेरी रीढ़ की हड्डियां ठंडी पड़ गईं। ट्रक के पीछे की बॉडी पर वही बच्ची दौड़ती हुई दिख रही थी। गंदे कपड़े, खुले बाल, हाथ में टूटा हुआ कांच का टुकड़ा। उसकी आंखों में अब सिर्फ खून नहीं था, एक नीयत थी, जैसे कह रही हो, अब मेरा हक है। मैंने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक तेजी से दौड़ा, लेकिन उस बच्ची की छाया ट्रक की बॉडी से ऐसे चिपकी थी जैसे कोई गोंद से लगाई गई हो। अभय जोर जोर से रोने लगा। भैया, कुछ कर, मैं नहीं बच पाऊंगा। मैंने जेब से हनुमान चालीसा की छोटी किताब निकाली, जो मां हमेशा सफर से पहले मुझे देती थी। कांपते होंठों से पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अभय मेरे बगल में बुदबुदा रहा था। उसका गला फुलाया हुआ था। जैसे जैसे हम चालीसा पढ़ते गए, ट्रक की बॉडी में हलचल तेज होती गई। छत पर से ठक ठक की आवाजें आ रही थीं। दरवाजे के हैंडल अपने आप खींच रहे थे और अचानक रियर व्यू मिरर में उस लड़की का चेहरा झलक गया। वो अब मुस्कुरा नहीं रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल सा था। बाल हवा में बेतरतीब उड़ रहे थे और गले से अजीब सी घुटी घुटी आवाज निकल रही थी। लेकिन हम डर के आगे नहीं झुके। हमने हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़नी शुरू की। बिना रुके तब तक पढ़ते रहे जब तक सुबह की पहली किरणें आसमान के किनारे चमकने नहीं लगीं। जैसे ही पहली धूप ट्रक की बोनट पर पड़ी, सब कुछ थम गया। पूरी शांति छा गई। न ट्रक हिला, न दरवाजा हिलका, न कोई छाया दिखी। सिर्फ एक गहरी सांस जो हमारी छाती से निकली और आसमान में मिल गई। कोलकाता के बाहर फर्नीचर की डिलीवरी हम किसी तरह पूरी कर पाए। गोदाम के चौकीदार ने ट्रक की हालत देखी। खरोंचें, गंदगी और पीछे की बॉडी पर छापी उंगलियों की रेखाएं। कुछ पूछना चाहता था पर चुप रह गया। हमने बस कहा, रास्ता खराब था। वो सिर हिलाकर अंदर चला गया। लेकिन अभय अब बिल्कुल ठीक नहीं था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे। वो खड़ा भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। उसने बस एक बार कहा, भैया, अब हमें वहीं वापस जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। उस गांव में, उस स्कूल में। मैंने मना किया, पर दिल में एक सवाल भी था। अगर नहीं गए तो ये परछाई हमारे साथ जिंदगी भर रहेगी। हमने ट्रक मोड़ा हाईवे से उस गांव की तरफ जिसका नाम माल लोड करते वक्त मिली पर्ची पर लिखा था, श्रीनगर गांव, जिला नदिया, पश्चिम बंगाल। रास्ता इतना शांत था कि अपनी सांस की आवाज तक जोर से लगती थी। दिन ढलते ढलते हम गांव की सीमा तक पहुंचे। सड़क अचानक खत्म हो गई थी। आगे केवल एक कच्ची पगडंडी थी जो खेतों और बांस के झुरमुटों के बीच से गुजर रही थी। गांव का पहला मकान टूटा फूटा था। छत झुकी हुई, दीवारों पर काई जमी थी और अंदर से एक सूनापन टपक रहा था। जैसे जैसे हम अंदर बढ़े, लगा ये गांव जिंदा नहीं, मरा हुआ है। ना आदमी था, ना बच्चे, ना गायें, ना धुआं, कुछ भी नहीं। लेकिन हवा, वो अभी भी चल रही थी, जैसे किसी की सांस हमारे पीछे हमारी गर्दन पर सरसराहट कर रही हो। गांव के बीचों बीच एक चौपाल पर एक बुजुर्ग बैठा था। सफेद दाढ़ी वाला, घुटनों पर हाथ टिकाए। उसकी आंखें बंद थीं, पर जैसे ही हम पास पहुंचे, उसने आंखें खोली और सीधे मेरी आंखों में देखा। तुम आ गए, देर हो गई। हम चौंक गए। आप हमें जानते हैं? उसने कहा। जिस परछाई को तुम साथ लेकर आए हो वो इस मिट्टी की अपनी है और ये मिट्टी अपने खून को नहीं भूलती। मैंने पास जाकर पूछा, वो महिला, वो लड़की कौन थी? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा,
उस महिला का नाम मीनाक्षी था और उसकी बेटी परी। परी इसी गांव के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल के मास्टर ने जो किया, उसने इस गांव की आत्मा को आज तक घायल कर रखा है। अभय की आंखें भर आईं। बूढ़े ने बताया, जब मीनाक्षी को सब पता चला तो उसने अपनी दरांती उठाई और स्कूल के प्रिंसिपल को बीच मैदान में काट दिया। फिर उसी पेड़ से लटक गई। कौन सा पेड़? मैंने पूछा। वही स्कूल के पीछे वाला पीपल, जहां रात को अब भी रोने की आवाज आती है। बूढ़ा आगे बोला, गांव वाले सब छुपा गए, पुलिस को नहीं बताया, क्योंकि प्रिंसिपल विधायक का भतीजा था। रिपोर्ट नहीं बनी, मीनाक्षी को पागल कह दिया गया और उसके नाम पर मंदिर में शांति यज्ञ करवाया गया। मैंने क्रोध से कहा, तो अब ये आत्माएं गांव वालों को क्यों नहीं तंग करती? बूढ़ा बोला, क्योंकि गांव वाले रात में बाहर निकलने से डरते हैं, पूजा करते हैं, पर तुमने उनके निशान पर कदम रखे हैं। अभय अब पूरी तरह खड़ा हो चुका था। बाबा, अब क्या करना होगा? उसने पूछा। बूढ़ा बोला, तुम्हें उस पेड़ के नीचे जाना होगा। सच्चाई वहीं छुपी है, वहीं माफी मांग सकता है। अगर आत्माएं मान गईं तो पीछा छूटेगा, वरना। उसने आंखें बंद कर ली। हम कुछ बोले नहीं। ट्रक वहीं छोड़ पैदल उस स्कूल के पीछे के पीपल के पेड़ की ओर चल पड़े, जो झुका हुआ था पर अब भी जिंदा था, और हवा हमारे कानों में फुसफुसा रही थी। आ गए? देर कर दी। गांव के आखिरी छोर पर उस पुराने स्कूल के पीछे जब हम पहुंचे तो पहली बार महसूस हुआ कि कहीं सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वहां एक ठहराव भी होता है। एक ऐसा सन्नाटा जो हर पत्ते, हर ईंट, हर धूल में जैसे किसी दबे हुए दर्द की गूंज हो। पीपल का पेड़ हमारे सामने खड़ा था, पुराना, झुका हुआ। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं, जैसे धरती भी अब उसे अपनी बाहों में संभालना छोड़ चुकी हो। अभय मेरे बगल में कांप रहा था। हमारे हाथों में एक एक दिया, फूलों की माला और एक पुरानी लाल चुनरी थी, जो उस गांव के बूढ़े बाबा ने हमें थमाई थी। उन्होंने कहा था, मीनाक्षी को अपनी बहन समझकर माफी मांगना और परी को बेटी मानकर शांति देना। धीरे धीरे हम दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। अभय अपने होंठों से बुदबुदा रहा था, शायद वही मंत्र जो उसकी मां ने उसे सिखाया था। मैंने दिया जलाया, उसे पेड़ के पास रखा और चुनरी के साथ फूल भी रख दिए। हवा और ठंडी हो गई थी, लेकिन यह ठंडक अब शरीर को नहीं, आत्मा को छू रही थी। अचानक पेड़ की एक डाली बिना हवा के हिली। हम ऊपर देखे, सबसे ऊंची डाल पर कोई था। छोटा शरीर, पैर झूल रहे थे, हाथ में कुछ पकड़े हुए। वो परी थी। तभी पेड़ के दूसरी ओर से धुंधली सी एक और परछाई उभरी, सफेद साड़ी में, घूंघट लिए और हाथ में वही दरांती। मीनाक्षी। अभय ने आंखें बंद कर जोर से कहा, माई, अगर तुझ पर कोई अन्याय हुआ है तो आज से हम दोनों तेरे बच्चे हैं। हमारी गलती बस इतनी है कि हम उस जगह आए जहां तेरा गुस्सा ठहरा हुआ है, पर हम वो नहीं जो तेरा सब कुछ लूट गया। मीनाक्षी की परछाई वहीं खड़ी रही, पर दरांती अब भी उसके हाथ में चमक रही थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अगर तूने खुद अपने गुनहगार को सजा दी तो हमसे नाराज क्यों? तेरी और तेरी बेटी की शांति क्यों नहीं हुई? परी ने झूलती टांगें समेटी। उसकी आंखों से एक खून की बूंद पेड़ की जड़ों में गिरी। उसकी चीख निकली, छोटी, पीड़ादायक और इतनी तीव्र कि दिया बुझ गया। फिर अंधेरा छा गया। धीरे धीरे मीनाक्षी ने दरांती नीचे गिरा दी। अभय ने आंखें खोली, सांस थम सी गई थी। मैंने देखा कि मीनाक्षी की परछाई धुएं की तरह घुल रही थी। परी अब भी पेड़ पर थी, मगर अब वह मुस्कुरा रही थी। पहले जैसी नहीं, अब दर्द कम था, मासूमियत लौट आई थी। उसने कहा, मेरी मां को कोई सुनता नहीं था, तुमने सुना? उसके शब्द हवा में गूंजे, फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई। हम दोनों वहीं बैठे रहे। सांसें तेज थीं, पर मन हल्का लग रहा था, जैसे कोई बड़ा बोझ हमारे कंधों से उतर गया हो। और पहली बार उस टूटे स्कूल के पीछे से मोर की आवाज आई। जी हां, मोर। जहां सालों तक सिर्फ डर था, वहां अब जिंदगी की एक पहली उम्मीद जग उठी थी। हम उठे, दिया फिर से जलाया और जड़ों के पास रख दिया। अभय ने धीरे कहा, शायद उन्हें अब सुकून मिल गया है। मैंने जवाब दिया, और शायद हमें भी। उस दिन के बाद जब हम पीपल के नीचे बैठे थे और मीनाक्षी ने दरांती छोड़ दी थी, तो ऐसा लगा जैसे हमने अपने ऊपर से भारी बोझ हटा लिया हो। सांसें आसान हो गईं। अभय का चेहरा थोड़ा खिल उठा और ट्रक अब भारी नहीं लग रहा था। हमने तय किया कि अब ज्यादा रुकना ठीक नहीं, सीधे हाईवे पर लौटना था और पंजाब की ओर निकलना था। गांव से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा।
स्कूल अब भी वैसा टूटा फूटा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। पीपल के नीचे रखा दिया अब भी जल रहा था। शायद वो दीप नहीं, मुक्ति की लौ बन चुका था। हम ट्रक में चढ़े, इंजन स्टार्ट किया और उस रास्ते पर चल दिए जो पहली बार देखकर अजीब लगा था। कुछ किलोमीटर बाद अभय ने गहरी सांस ली। भैया, पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब हम बच गए हैं। मैंने कहा, हाँ, और ये सब तेरी हिम्मत की वजह से हुआ। अगर तू नहीं होता तो हम भी उन परछाइयों में खो जाते। अभय हंसा, वही पुरानी हंसी जो डर के दिनों में कहीं खो गई थी। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर चाय पी। धूप निकली थी, हवा हल्की गर्म थी और मिट्टी की खुशबू अब जिंदा लग रही थी। मैंने अभय को देखा। अब उसकी आंखें लाल नहीं थीं, होंठों पर हल्की मुस्कान थी। लेकिन जब हम ट्रक के पास आए तो मैंने कुछ अजीब देखा। ट्रक की पिछली दीवार पर, जहां वो डरावने उंगलियों के निशान थे, अब कुछ नया लिखा था, चमकता हुआ, ताजा लिखा। जो साथ आया था वो अब भी यहीं है। मैंने आंखें मसलकर देखा, ये वही पुराना निशान था या कोई भ्रम। अभय ने मेरी पीठ थपथपाई। क्या देख रहे हो भैया? मैंने झूठ बोला, कुछ नहीं, शायद धूल थी जो साफ हो गई। वो हंस पड़ा, ट्रक में बैठ गया और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। मैं उसके पीछे चढ़ा, पर दिल की धड़कनें अब भी अनियमित थीं। कुछ फिर से उलझ रहा था। रात को हम एक पेट्रोल पंप के पास रुके। गाड़ी की टंकी भरी और आराम के लिए किनारे ट्रक रोका। मैं बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था, आसमान निहार रहा था। अभय सो रहा था, लेकिन उसकी नींद नहीं, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। मैं अंदर झांका। अभय की आंखें बंद थीं, पर उसके होंठ हिल रहे थे, बिल्कुल उस रात की तरह जब उसे वो लड़की सपने में दिखी थी। मैंने उसका कंधा हिलाया। उसने पलकें खोली, पर उसकी आंखें काली, गहरी थीं, जैसे अंदर कोई और बैठा हो। वो बोला, तू उसे छोड़ आया, पर उसने तुझे छोड़ा नहीं। मैं पीछे हट गया, दिल तेज धड़कने लगा। मैंने अभय का नाम लेकर चिल्लाया, अभय, होश में आ। उसने पलकें झपकाई और जैसे नशे से बाहर निकला हो। क्या हुआ भैया? वो बोला। मैं कुछ नहीं कह सका, बस उसके चेहरे को देखा और उसी वक्त एहसास हुआ, जो मिला था उसने अभी तक छोड़ना नहीं सीखा था। रात करीब 12:30 की होगी। हम एक जर्जर से पेट्रोल पंप पर ट्रक किनारे खड़ा किए हुए थे। हवा में घुला सन्नाटा कुछ कह रहा था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस होता है। अभय, मेरा साथी, मेरा खलासी, अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में वो पुरानी मासूमियत गायब थी। वहां अब कोई खालीपन था, जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ खोद डाला हो। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक है अभय? उसने गर्दन घुमाकर मुस्कुराया, पर वो मुस्कुराहट वो अभय की नहीं थी। हाँ भैया, सब बढ़िया है अब। उसकी आवाज में वो आत्मा नहीं थी, बस एक खोल था जैसे। फिर अचानक वो जोर से खांसने लगा। मैं पानी बढ़ाने ही वाला था कि उसने मना कर दिया। नहीं चाहिए। इतना कहकर वो ट्रक से उतरकर अंधेरे में जाकर ट्रक के नीचे वाली जगह में बैठ गया। मैं कुछ पल रुका, फिर बेचैनी में मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसके पीछे चला गया। वो जमीन पर कुछ खरोंच रहा था। जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो मैं कुछ पल वहीं सिहर गया। उसने मिट्टी में एक बच्ची का चेहरा उकेरा था और उसके ऊपर खून से लिखा था, अब तेरी बारी है। मेरे पैर पीछे हट गए, दिल की धड़कनें कलेजे से टकरा रही थी। अभय, मैंने चिल्लाया। वो धीरे से पलटा। उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी, जैसे उसमें कोई और झांक रहा हो। वो बोला, कब तक भागते रहोगे भैया? मैं जड़ हो गया। उसकी चाल बदल चुकी थी, सीधी नहीं, झूलती हुई, मानो वो कोई इंसान नहीं, किसी और दुनिया से आया मेहमान हो। मैंने डर को सीने में दबाकर कहा, तू अभय है, जो मेरे साथ बचपन से चला आ रहा है। ये जो तेरे अंदर है वो तू नहीं है। वो कुछ पल रुका, फिर सिर झुकाकर बोला, तो क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे, जैसे बाकी सबने किया? अब आवाज बदल चुकी थी। वो किसी मासूम लड़की की थी, परी, वही बच्ची जो स्कूल की पुरानी दीवारों में कैद थी। मैंने कांपते हुए पूछा, अगर तू परी है तो अब क्या बाकी है? हमने तुम्हारी मां को मुक्ति दी, फिर तुम क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि मां को शांति मिली, मुझे नहीं। मुझे अब भी कोई चाहिए, कोई जो मेरा खेल पूरा करे। मैंने कहा, अभय को छोड़ दो, वो मेरा भाई है। वो हंसी, धीमी, डरावनी, गूंजती हुई। अब वो तेरा भाई नहीं रहा। इतना कहकर उसने जोर से चीख मारी और अभय जमीन पर गिर पड़ा। मैं झटपट भागकर उसके पास पहुंचा। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था,
पर नब्ज चल रही थी। मैंने उसे गोद में उठाया और ट्रक में लिटा दिया। फिर उसके कान के पास जाकर बोला, अभय, तू मेरे साथ बचपन से चला है। डर को तूने कभी मजाक में उड़ा दिया था, अब भी कर सकता है। उसकी पलकें बंद थीं, शरीर कांप रहा था। मैंने सीट पर बैठते ही जेब से हनुमान चालीसा निकाली, रोते हुए पढ़ने लगा। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अचानक ट्रक के सामने के शीशे पर जोर का थपका पड़ा। धप। मैंने देखा, परी ट्रक की खिड़की पर छड़ी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा दरारों से भरा और आंखें सिर्फ अंधेरा। वो बोली, अभय मेरा है। मैंने चालीसा तेज पढ़नी शुरू की। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ट्रक की लाइट अचानक तेज चमकने लगी। परी चीखी, एक ऐसी चीख जो आग में जलती आत्मा की तरह फट पड़ी। वो गायब हो गई। मैंने जैसे ही मुड़ा देखा, अभय ने आंखें खोल दी थी। उसकी सांसें तेज थीं। उसने कहा, भैया वो चली गई, पर यह कहकर कि अगली बार मैं नहीं रुकूंगा। मैंने उसे सीने से लगाकर कसकर पकड़ा, जैसे कोई डूबते हुए आदमी को थामे। मैं जानता था मामला अब खत्म नहीं हुआ है। मैंने पानी पिलाया, उसका सिर सहलाया और ट्रक के केबिन में लिटा दिया। वो बोला, अब क्या करेंगे भैया? मैंने गहरी सांस ली। अब रास्ता बस एक है, बाबा गोरखनाथ का मंदिर। गांव के बाबा ने कहा था, अगर आत्मा पीछा छोड़ने को तैयार ना हो तो वही जगह है जो उसे बंधन तोड़ने पर मजबूर कर सकती है। उसने आंखें बंद कर ली। अब डर नहीं था, बस थकावट थी। हमने ट्रक मोड़ा और पूर्वांचल के जंगलों की तरफ निकल पड़े। रास्ता उबड़ खाबड़ था। हर मोड़ पर लगता जैसे जमीन हमें छोड़ देना चाहती है। पर इस बार हम डर से नहीं भाग रहे थे, हम उसके दिल तक जा रहे थे। रास्ते में अभय कई बार चुप हो जाता, उसकी आंखें एकदम ऊपर टिक जाती, होंठ बुदबुदाने लगते। एक बार तो वो फर्श पर बैठकर खुद के बाल खींचने लगा। मैंने उसे पकड़ा, कसकर गले लगाया और बस एक बात दोहराई, तू अकेला नहीं है, जब तक मैं हूं तू जिंदा रहेगा। मैंने ब्रेक मारा और अभय को लपक कर खींचा। अभय, खुद को संभाल, बस पहुंच ही रहे हैं भाई। वो चीख पड़ा, भैया अब वो मेरे अंदर नहीं रहना चाहती, अब वो तुझमें उतरना चाहती है। एक पल को लगा जैसे वक्त थम गया हो। जमीन खिसकी नहीं, बस लुप्त हो गई मेरे पैरों के नीचे से। मैंने दोबारा ट्रक स्टार्ट किया, एक्सीलेटर दबाया और मंदिर की दिशा में रफ्तार बढ़ा दी। सूरज डूब चुका था। जंगल की सड़क अब स्याह हो चुकी थी, जैसे काली चादर ओढ़े कोई रहस्य सामने फैल गया हो। हमें पता था बस 20 मिनट और। पीछे अभय लेटा हुआ था, आंखें बंद, लेकिन होंठ थरथरा रहे थे। वो वही पंक्तियां दोहरा रहा था जो परी की थी, आजा खेलें, आजा भागें, सब कुछ अब मेरा है। मैंने झट से जेब से गोरखनाथ बाबा का ताबीज निकाला, जो गांव के बाबा ने हमारे प्रस्थान से ठीक पहले दिया था। उसे अभय की छाती पर रखकर मैं जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अभी मंदिर कुछ किलोमीटर दूर था। तभी सड़क के बीचों बीच एक परछाई खड़ी थी, सफेद साड़ी, सिर झुका हुआ, हाथ में लोहे की दरान थी। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक चिल्लाया, कांपा और इंजन बंद हो गया। बाहर घुप अंधेरा था, लेकिन वो आंखें राख में दहकती अंगार की तरह चमक रही थीं। मैं ट्रक से उतरा, ताबीज हाथ में कसकर पकड़ लिया। तेरा काम पूरा हो गया। अभय ने तुझसे माफी मांगी थी, तुझे जाने दिया गया। पर वो कुछ नहीं बोली, बस अपनी दरांती को जमीन पर रगड़ती रही, धीमे धीमे, जैसे जमीन से कुछ खोद निकालना चाहती हूं। पीछे से अभय की कांपती आवाज आई, भैया मत बोलो, कुछ मत कहो, उसे उकसाओ मत। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी और फिर चेहरा नहीं था, बस पिघला हुआ मांस, जलती त्वचा और दो आंखें लाल धधकती हुई। उसने दरांती ऊपर उठाई। उसी पल मंदिर की पहली घंटी बजी। हम मंदिर की दहलीज तक पहुंच चुके थे। मैं दौड़कर ट्रक में गया, अभय को खींचा, उठाया। वो कांप रहा था लेकिन होश में था। हम दोनों, एक हाथ में ताबीज, दूसरा एक दूसरे का, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। पीछे से चीखें गूंज रही थीं, लेकिन जैसे ही पहला कदम मंदिर की जमीन पर पड़ा, हवा बदल गई। अब वहां सिर्फ एक लय थी, एयूएम श्री गोरखनाथाय नमः। घंटियों की आवाज जैसे आकाश चीर रही थी। हम सीढ़ियां चढ़ते गए। अभय अब चुप था, लेकिन उसकी सांसें अब भी बोझिल थीं, जैसे कोई उसके भीतर अब भी बैठा हो। मंदिर छोटा सा था, ईंटों से बना हुआ, सीलन भरा, लेकिन बीचों बीच एक अखंड ज्योत जल रही थी। वहां एक दुबले बाबा खड़े थे,
गेरुआ वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड। उन्होंने हमें देखा और कहा, इसे भीतर लाए हो, लेकिन इसके अंदर जो है वो बाहर नहीं जाने देगा, समय बहुत कम है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, इस पर परी की आत्मा है। उसकी मां को मुक्ति मिल गई, पर यह बच्ची अब भी इसे छोड़े नहीं छोड़ रही। बाबा ने अभय की तरफ देखा। वो जोत के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें ऊपर की ओर उलटी हुई थीं। बाबा बोले, यह सिर्फ तंत्र से नहीं जाएगा, इससे बात करनी होगी, उसे जो इसके अंदर है। मैं डर गया। मतलब? इसकी आंखों में देख और कह, तू आजाद है। लेकिन अगर उसने जवाब दिया तो डरना नहीं। डर गया तो शरीर तेरा भी नहीं रहेगा। मैं धीरे धीरे उसके सामने खड़ा हुआ, उसकी आंखों में देखा और देखा वहां अभय नहीं था, वहां एक बच्ची थी। वही मासूम मुस्कान, वही चेहरा जो मैंने उस स्कूल की पुरानी खिड़की में देखा था। मैंने धीमे से कहा, परी। उसने सिर हिलाया। पहचान लिया तूने? मैंने भर्राए गले से कहा, अब तुझे जाना होगा परी, अभय को छोड़ दे। उसने आंखें झुका ली। सबने मुझे छोड़ दिया, अब मैं क्यों जाऊं? मैंने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जिस जगह जा रही है वहां तुझे दर्द नहीं मिलेगा, वहां डर नहीं होगा। उसने धीमे से पूछा, मां मिलेगी वहां? बाबा ने जोत की तरफ इशारा किया। जोत की लौ तेज हुई और एक पल के लिए मीनाक्षी का चेहरा उसमें उभरा, शांत, मुस्कुराता हुआ। परी ने देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आई और फिर वो आंखों से आंसू बनकर बह निकली। उसने कहा, मैं आ रही हूं मां। बंटी के शरीर से एक सफेद धुआं उठने लगा, ऊपर गया और सीधा अखंड जोत में समा गया। लौ कांपी, फिर स्थिर हो गई। अभय जमीन पर गिर पड़ा। मैं लपक कर उसके पास पहुंचा। उसकी सांसें चल रही थीं। बाबा ने कहा, छोड़ गई उसे, बच गया ये। मैंने सिर झुकाया और पहली बार रोया। अभय अब खाली था, जिंदा था। अभय मंदिर की सीढ़ियों पर लेटा था। चेहरे पर शांति थी, जैसे जन्मों की नींद के बाद जागा हो। बाबा बोले, अब वो बच्ची वहीं है जहां उसे होना था, मां के पास, उजाले में। मैंने अभय को सहारा देकर उठाया। वो मुस्कुराया, भैया, अब सब सच में ठीक है ना? मैंने सिर हिलाया। अब तू सिर्फ अभय है और कुछ नहीं। हमने बाबा को प्रणाम किया, मंदिर में कुछ भोग चढ़ाया और दोपहर तक ट्रक की ओर लौट चले। सड़क वहीं थी, लेकिन इस बार खाली थी। कोई सफेद साड़ी, कोई दरांती नहीं, बस हम थे और रास्ता। जब हम पंजाब की ओर लौट रहे थे, अभय खिड़की से बाहर झांक रहा था। मैंने पूछा, क्या सोच रहा है? उसने मुस्कुराकर कहा, सोच रहा हूं डर क्या होता है, वो जो दिखता है या जो अंदर पलता है। मैंने हंसकर कहा, डर वहां खत्म होता है जहां तू उसे आंखों में देखता है, और तूने तो अपने भीतर से उसे निकाल फेंका भाई। रास्ते में एक ढाबे पर रुके। इस बार परांठों के साथ बातचीत भी थी। अभय ने मसाले वाली चाय मांगी, जो पहले उसे पसंद नहीं थी। बोला, इस बार हर स्वाद में जिंदगी है। डैशबोर्ड पर रखा ताबीज अब भी वहां था। मैंने उसे उठाया, माथे से लगाया और कहा, अब यह सिर्फ रक्षा नहीं, सबक भी है। गांव पहुंचे तो मां ने पूछा, सब ठीक रहा? मैंने बस इतना कहा, हाँ मां, सब ठीक। कुछ को मुक्ति मिली और कुछ को सबक। उस रात अभय पहली बार अकेले सोया। मैंने खिड़की से बाहर देखा और खुद से एक वादा किया, अब जब भी चलूंगा मेरे साथ सिर्फ ट्रक नहीं जाएगा, मेरे साथ मेरी श्रद्धा, समझ और मेरी कहानी भी जाएगी। कहानी खत्म नहीं हुई। किसी और मोड़ पर, किसी और सफर में शायद फिर कोई परछाई मिले, लेकिन अब मैं तैयार हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं साया बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर पलता है, और उसे हराने के लिए लोहे की गाड़ी नहीं, लोहे का दिल चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां मैं आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।